हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव ट्यूटोरियल यूपीएससी गाइडर पे। ये यूपीएससी का मेंस का जीएस पेपर 3 का एनालिसिस है। बाकी हमने 2 पेपर में देख लिया था किस तरह क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं किस तरह क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में सुधारों के उपरांत की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। Examine the pattern and trend of public expenditure on social services in the post-reforms period in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth. देखो, भारत में जो सुधारों के उपरांत की अवधि में जो सोशल सर्विस पे सरकार का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था, है ना, उसके स्वरूप में और उसके प्रवृत्ति में आपको परीक्षण करना है, मतलब उसके बारे में आपको जो एग्जामिन करना है। ठीक है, और किस सीमा तक या समावेशी समृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है। किस एक्सटेंट तक इसमें जो समृद्धि के उद्देश्य थे उसको प्राप्त करने के अनुरूप रहा या नहीं रहा। मतलब भारत सरकार के द्वारा जो भी सुधार किए गए थे उसमें कितना सही तरीके से रहा या नहीं रहा, उसको आपको एग्जामिन करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है। किस प्रकार के मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आरबीआई की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन। आप देख रहे हो आजकल काफ़ी फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। आप देखोगे तो अभी तक सस्ता हो गया। कुछ महीना पहले आपने देखा होगा कि फॉर्चून लोग जो वेजिटेबल ऑयल होता था, जो आप लोग सब्जी वगैरह बनाने में यूज करते हो, उसका काफ़ी प्राइस बढ़ा हुआ था। और भी कई तरह के जो फूड है उसका काफ़ी महंगा हो गया था। सब्जी आजकल बहुत महंगा है। तो ये सारी चीज़ें जो फूड इन्फ्लेशन के क्या कारण है, और आपको बताना है कि जो जैसे कि आरबीआई कई तरह की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लाती है ताकि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए, तो उसके बारे में आपको उसका क्या एक तरह से इफ़ेक्ट क्या पड़ता है इस मुद्रास्फीति पे, इस फूड इन्फ्लेशन पे, उसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों को सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, स्पष्ट कीजिए। What were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? सरकार ने कई तरह के लैंड रिफॉर्म्स किए थे आज़ादी के बाद से, है ना, ताकि एग्रीकल्चर को सुधारा जा सके। क्योंकि आज़ादी के पहले जो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा जितने भी लैंड सेटलमेंट तरीके से किसानों का शोषण किया जा रहा था और अपने मुनाफे के लिए एग्रीकल्चर पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ही एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया था। और आज़ादी के बाद से सरकार किसी पे तो काम करना था, क्योंकि बहुत ही जैसे ज़मींदारों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंड था, और एक ही लैंड पे खेती बार बार करने से, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा, तो वो लैंड काफ़ी उसकी फर्टिलिटी चली गई थी, या और कई तरह कारण थे जिससे एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया था। तो उन सारी चीज़ों के बाद मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भारत सरकार ने कई तरह के काम किए ताकि लैंड रिफॉर्म्स किए सरकार ने, ताकि वो सही हो पाए। तो उसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। आप देखो, मिलेट्स तो काफ़ी न्यूज में रहा है कितने सालों से, है ना। भारत सरकार में भी हमने मिलेट्स के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने काम करना, मिलेट्स को मतलब उसको ज़्यादा फेमस करने के लिए लोगों को बताने के लिए कि मिलेट्स का यूज़ किया जाए, है ना। तो इस चीज़ों को काफ़ी आजकल न्यूज में रहा है। तो मिलेट्स पर प्रश्न बनना ही था। जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है। यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस कम व्यवसायीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्ड स्कैनेरियो ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? राइट्स विथ रिस्पेक्ट टू लाइफ मटेरियल्स। Although India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized
एक्सप्लेन द रीजन्स बिहाइंड दिस लेस कमर्शलाइजेशन। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है, उसके क्या क्या लाभ और क्या क्या सीमाएं हैं, वे कौन से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रकार को निर्बाध बना देंगे, क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आएगा। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बीइंग एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ऑन हाईवेज, व्हाट आर its advantages and in limitations, what are the proposed changes that will make this process seamless, would these transitions carry any potential hazards। तो आपको देखना था कि राजमार्ग पर जो इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह जो करने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है आज के टाइम में, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या उसके नुकसान है ना। तो जैसे कि आपने मतलब पढ़ा होगा कि आपको जैसे कि टैक्स वगैरह सरकार को लेना है अपने, या हो सकता है जैसे कि जिस भी सरकार मान लीजिए कोई राजमार्ग बना रही है, कोई हाईवे नई हाईवे बन रही है या पुरानी हाईवे है, तो वहाँ पे कैमरे लगे रहते हैं। उस कैमरे से आपके गाड़ी का जो नंबर है उसको स्कैन होता है और उससे ही आपके अकाउंट से टैक्स कर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी है। और भी कई तरह के टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि बार कोड से बार कोड टेक्नोलॉजी से भी आपके टैक्स जमा हो जाता है गाड़ियों के, आपके अकाउंट से ही डिडक्ट हो जाता है अमाउंट। तो ये सारी टेक्नोलॉजी का लिमिटेशन क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, ये सारी चीज़ लिखना था। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नदी के जल का औद्योगिक प्रदूषण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा है। इस समस्या से निपटने के लिए विभिन्न शमन उपायों और इस संबंध में सरकारी पहल की भी चर्चा कीजिए। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पे क्वेश्चन है। देखो, आप लोग हमेशा देख रहे होंगे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और रिवर जैसे कि दिल्ली में अगर जा रहते हो तो वहाँ पे देख सकते हो, या मुंबई में रहते होगे तो वहाँ देख सकते हैं। मतलब कि जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी हुई है उनके द्वारा जो भी कचरे निकलता है वो लोग नदी वगैरह में डालते हैं, है ना। तो यमुना में देखो, यमुना का हालत कितना बदतर है। आप जाके यमुना में देखोगे तो वो लगता नहीं है कि ये कभी ये नदी है, रिवर है। इतनी गंदगी है वहाँ पे, इतनी पूरा नाले की तरह दिखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है दिखना था कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल इशू इन इंडिया। डिस्कस द वेरियस mitigation measures to deal with this problem and also the government's initiative with this regard। इससे क्या क्या सोल्यूशन, इससे क्या है आपको लिखना था, और भारत सरकार इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लाई है इसके बारे में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA परिणामों को प्रभावित करने में पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठन और कार्यकर्ता क्या भूमिका निभाते हैं, सही महत्वपूर्ण विवरणों सहित 4 उदाहरण दीजिए। What role do environmental NGOs and activities play in influencing environmental must impact assessment EIA outcomes for major projects in India? Cite for example with all important details। जो NGOs environmental NGO हैं, environment के लिए जैसे कई तरह के NGO काम करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ भी कई तरह के NGO हैं जो environmental के लिए काम करते हैं। तो उनका जो है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ जो प्ले करते हुए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे यहाँ। और अब यहाँ पे देखो, भारत में जो है आपको इसमें कुछ चार एग्जांपल के साथ ही समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि नार्को आतंकवाद संपूर्ण देश में किस प्रकार एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर आया है। नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए समुचित उपायों पर सुझाव दीजिए। अब देखो, नार्को एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म क्या होता है। हैज़ इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म क्या होता है उसको लिखना था। और नार्को जो आतंकवाद, जो नार्को टेररिज्म जो अभी जो पूरे विश्व में जो प्रॉब्लम एक तरह क्रिएट हो रहा है, मतलब उभर कर बाहर आया है ना, इमर्ज हो रहा है जो पूरे विश्व में, एक तरह का एक सीरियस थ्रेट है सब किसी भी देश के लिए। और इसके आपको सजेस्ट करना है कि क्या क्या सुझाव मतलब हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिससे ये इसको काउंटर किया जा सके। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखो, ये अभी सरकार ने 2023 में
ये कानून पास किया था। डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड साइलेंट फीचर ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो इसके बारे में लिखना था, सीधा क्वेश्चन वहाँ से आ गया। और भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में 4 श्रम संहिताओं के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है। डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लेबर कोड्स। लेबर कोड्स आपने पढ़ा होगा, तो लेबर कोड्स के बारे में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेबर मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया, व्हाट हैज़ बीन द प्रोग्रेस फॉर इन दिस रिगार्ड। क्या क्या इसके रिगार्डिंग में क्या क्या चीज़ें प्रोग्रेस हुई हैं, क्या चीज़ें सुधार हुई हैं, है ना, क्या रिफॉर्म्स हुई हैं, चीज़ें लिखना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है। इस संदर्भ में सरकार की उड़ान योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। व्हाट इज द नीड फॉर एक्सपेंडिंग द रीजनल एयर कनेक्टिविटी इन इंडिया। इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द गवर्नमेंट्स उड़ान स्कीम एंड इस अचीवमेंट। देखो, उड़ान स्कीम सरकार ने लाया था, तो उड़ान पूरे देश का आम नागरिक जिसका पूरा है ना, मतलब बहुत ही कम पैसे में, सरकार का ये मानना था, मतलब सरकार ये चाहती है कि वे लोग भी मतलब देश के अंदर ही एक डोमेस्टिक फ़्लाइट का व्यवस्था हो पाए, ताकि जिससे जो लोग वर्तमान में फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग भी कुछ छोटे डिस्टेंस के लिए फ़्लाइट का उपयोग कर सकते हैं, कम पैसे में जा सकते हैं। सरकार का ये स्कीम का यही मतलब कि मोटिव था। तो पूरे देश का आम नागरिक में जो है आपको बताना था कि लिखना था कि क्या क्या मतलब इसके क्या क्या उपलब्धियाँ अभी तक, जब योजना आई थी तो उसके बाद इसे क्या क्या उपलब्धियाँ हुई हैं, अभी क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, उसके बारे में चर्चा करना था, पढ़ना था। डेटा सरकार ने भी दिया हुआ था इसका। और आपको बताना है कि जो रीजनल एयर कनेक्टिविटी है भारत में, उसको एक्सपेंड करने के लिए सरकार चाह रही है, तो उसकी क्या आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं। कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इरिगेशन सिस्टम। देखो, भारत में जो इंडियन इरिगेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आपको ये बताना था। इंडियन इरिगेशन सिस्टम देखो, अभी भी आप जाओगे ना, बहुत सारे स्टेट्स के जो गाँव है, पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। जैसे कि कहीं पे नदियां हैं तो नदियों से कैनल वगैरह का निर्माण नहीं हुआ है, या नदियां ही नहीं हैं बहुत सारे राज्यों में जहाँ पे खेत में, तो वहाँ पे सिंचाई के लिए लोग काफ़ी, क्योंकि जो हैंडपम्प जो मतलब जनरेटर के द्वारा जो पानी निकालता है, पंपी सेट होता है, मशीन होता है, पंप के द्वारा अगर पानी निकालते हैं, जो लैंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, तो उससे लोग इरिगेशन करते हैं। लेकिन सभी लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उसमें पैसे लगते हैं, काफ़ी मतलब उसमें खर्चे ज़्यादा हैं। तो किसान क्या करता है कि कम से कम पानी ही कहीं सिंचाई कर पाता है, जिससे फसल पर प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस है उसको आपको बताना था, और उस चैलेंजेस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और सरकार जो है इस चैलेंजेस को कैसे कम करने के लिए काम कर रही है, उसको लिखना था आपको। भारत में कृषि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि कीमतों को स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार बफर स्टॉक के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं। एलुसिडेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बफर स्टॉक्स फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस इन इंडिया। व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ बफर स्टॉक, डिस्कस करना था। आपको बताना था कि सरकार का जो बफर स्टॉक है जिसमें एग्रीकल्चरल प्राइसेस को स्टेबलाइज करती है सरकार, जैसे एमएसपी वगैरह से देती है सरकार, है ना। एमएसपी में क्या करती है सरकार, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार क्या करती है, किसानों का जो क्रॉप्स है उसका पहले ही सरकार बता देती है कि हाँ कि इतना मिनिमम प्राइस पे एक तय किया जाता है कि किसानों को नुकसान ना हो। तो उसका मतलब तो उसके बाद सरकार जो भी फसल लेती हैं, जो भी क्रॉप्स लेती हैं किसानों से, उसको तो एक बफर स्टॉक में रखा जाता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ द बफर स्टॉक, उसके चैलेंजेस क्या है। अब तो देखो, अब बफर स्टॉक है तो चैलेंजेस हो सकता है कि आप सोच के देखो कि रखने में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि फ्रीजिंग रूम चाहिए होता है बड़े बड़े, और कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है, और
और भी कई तरह की चीज़ें ज़रूरत होती हैं। जैसे कि और इम्पोर्टेंस क्या है इसके, अगर स्टोरेज रहता है देश में, कभी ऐसा हो जाए पूरे देश में सूखा वगैरह पड़ जाए तो उस समय सरकार इसका यूज़ करती है। जैसे कि कोविड का टाइम था, कोविड टाइम में चीज़ें बहुत लोगों के पास रोज़गार चले गए थे, तो उनके रोजी रोटी के लिए सरकार राशन दे रही थी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये सब चीज़ बातें लिखनी थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को स्वच्छ एवं सुरक्षित मीठे पानी की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान करने के लिए कौन सी वैकल्पिक तकनीकें हैं? ऐसी किन्हीं 3 तकनीकों के मुख्य गुणों और दोषों का उल्लेख करते हुए संक्षेप में चर्चा कीजिए। द वर्ल्ड इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ वाटर। व्हाट आर द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज विच कैन सॉल्व दिस क्राइसिस? ब्रीफली डिस्कस एनी 3 सच टेक्नोलॉजीज सेटिंग देयर की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आपको देखो, सही बात है कि पूरे विश्व में जो है क्लीन वाटर जो है या सेफ फ्रेश वाटर जो है पीने लायक पानी को, उसका बहुत सी शॉर्टेज है। आप अगर बड़े बड़े भारत में ही देख लो, भारत में बहुत सारे जो बड़े बड़े शहर हैं, महानगर हैं, वहाँ पे तो पानी की इतनी बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप दिल्ली में देखो तो यहाँ पे भी पानी का भी प्रॉब्लम है। और तो उसके बारे में आपको देखना था क्या क्या पूरे विश्व में लोग किस तरह से क्या कारण क्या जो फेसिंग कर रहे हैं, लोगों को सामने जो भी प्रॉब्लम आई हुई है क्लीन और सेफ फ्रेश वाटर का जो शॉर्टेज आया हुआ है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना था। और व्हाट आर द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी, उसका अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी क्या है जिससे कि ये क्राइसिस को हम लोग सॉल्व कर पाएँ, है ना, उसका विकल्प क्या है, उसके बारे में आपको लिखना था। और कोई टेक्नोलॉजी, कोई 3 चीज़ें हमको बताना था। जैसे कि एक टेक्नोलॉजी आप ये सोचो, जैसे एग्रीकल्चर में कहीं पानी जाता है तो उसमें जो है एक तरीके से एग्रीकल्चर करने की एजुकेशन दे सकते किसानों को। ज़्यादा पानी, कई बार किसान ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देता है ना, तो उससे क्रॉप भी बर्बाद होता है और पानी की बर्बादी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह क्या है? इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है? ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियाँ विकसित की गई हैं? देखो, जो भी क्वेश्चन है, कितना सीधा क्वेश्चन है। व्हाट आर एस्ट्रॉयड्स, है ना, एस्ट्रॉयड्स हमने कई बार पढ़ा होगा। हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ? व्हाट स्ट्रेटजी हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रोफ? अब देखो, जब डायनासोर का टाइम में था, मेजोइक एरा में, तो उस समय डायनासोर कैसे लुप्त हो गए? बहुत सारा एस्ट्रॉयड ही तो आगे अर्थ पर गिरा था। तो इससे जो है हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा एस्ट्रॉयड अगर भारत के ग्रेविटेशन में आ गया तो पृथ्वी के ग्रेविटेशन में फोर्स में आ गया तो हो सकता है कि यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें, जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि भूकंप आ सकता है या सुनामी आ सकती है अगर समुद्र में गया तो ये सारी खतरा आपदाएँ आ सकती है, डिजास्टर्स आ सकता है, जिससे ह्यूमन लाइफ समाप्त हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। आपदा प्रतिरोध क्या है? इसे कैसे निर्धारित किया जाता है? एक प्रतिरोध ढांचे के विभिन्न तत्वों का वर्णन कीजिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई ढांचे के वैश्विक लक्ष्यों का भी उल्लेख कीजिए। व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, हाउ इट इज डिटरमाइंड, डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट ऑफ रेजिलियंस फ्रेमवर्क, आल्सो मेंशन द ग्लोबल टारगेट ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इसमें जो है डिजास्टर जो है ना, डिजास्टर रेजिलियंस क्या होता है इसे लिखना था, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, और जो है आपको ये बताना था कि जो इसमें जो इसको कम करने का जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एवं उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कांडों की चर्चा कीजिए। पिछले 2 दशकों में भारत में आई ऐसी 2 प्रमुख बाढ़ों की विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। भारत की उन नीतियों और ढांचों का वर्णन कीजिए जिनका उद्देश्य ऐसी बाढ़ों से निपटना है। फ्लडिंग इन अर्बन एरिया इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। डिस्कस द कॉज ऑफ दिस disaster. Mention the features of 2 such major floods in the last 2 decades in India. Describe the policies and framework in India that aim at tackling such floods. Floods वगैरह के बारे में बताना है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें आप देख रहे हो कि फ्लडिंग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और एक और चीज़ है, जैसे क्लाइमेट कि जो क्लाइमेट चेंजिंग आ रही है उसके कारण भी चीज़ें बढ़ते हैं, फ्लडिंग की घटनाएं शहरों में ज़्यादा हो रही हैं। अब क्योंकि और भी कारण है, जैसे कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो तरीका है उसके कारण भी है। पेड़ पौधे काट के आप अगर कंक्रीट के ही
चीज़ें कंक्रीट बिछाते जाओगे तो फिर तो डिजास्टर आने की संभावना बढ़ती ही जाएगी। और इसमें आपको बताना था कि डिस्कस द कॉजेज ऑफ दिस डिजास्टर, ये जो डिजास्टर आते हैं उसके कारण भी लिखने थे, और कम से कम इस तरह के भारत में आई हुई दो फ्लड्स के बारे में लिखना था, उसके फीचर्स लिखना था, मेंशन करना था। पिछले मतलब डिकेड से 10 सालों में जो भी दो चार जो भी फ्लड्स आए हुए थे उनके बारे में लिखना था। और डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क्स इन इंडिया दैट एम एट टेकिंग सच फ्लड्स, और डिस्क्राइब करना था कि भारत का जो है पॉलिसीज और फ्रेमवर्क जो किस तरह का है इस चीज़ को फ्लड से उसको टैकल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की चीन एवं पाकिस्तान के साथ एक दीर्घकालिक अशांत सीमा है जिसमें अनेक विवादास्पद मुद्दे हैं। सीमा के साथ परस्पर विरोधी मुद्दों तथा सुरक्षा चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास कार्यों को भी उल्लेखित कीजिए। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग एंड ट्रबल बॉर्डर विथ चाइना एंड पाकिस्तान fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give out the development being undertaken in these areas under the Border Area Development Program and Border Infrastructure and Management Scheme. काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमेशा ये न्यूज में रहता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का जानते हो कि पाकिस्तान हमेशा से क्या करता है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया हमने आपको हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, कभी उठ के कहेगा कभी कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया उसका है, कुछ भी बोलता है पाकिस्तान। तो ये सब चीज़ें न्यूज में रहा ही है। और चाइना का तो ये एक तरह का रूल है कि क्या करता है कि थोड़ा आगे आएगा, थोड़ा आगे आएगा, थोड़ा अपने सैनिकों को आगे बढ़ाते रहेगा बॉर्डर एरिया में। तो ये सारी चीज़ें न्यूज में रहता है। और पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट समस्या होते रहता है, चाइना के साथ होते रहता है, तो सारी चीज़ें इसको न्यूज बना रहता है ये चीज़ें। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया एवं एनक्रिप्टिंग संदेश सेवा गंभीर सुरक्षा चुनौती है। सोशल मीडिया की सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं? इस समस्या को संबोधित करते हुए अन्य किन्हीं उपायों का भी सुझाव दीजिए। सोशल मीडिया एंड इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज पोज अ सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस. What measures have been adopted at various levels to address the security implications of social media? Also suggest any other remedies to address the problem. अगर बताना कि जो सोशल मीडिया और जो इनक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज है, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे जो मैसेज भेजते हो तो उस पर इनक्रिप्टेड मैसेज आता है ना, तीसरा 1-to-1 इनक्रिप्टेड मैसेज आता है, कोई तीसरा उसको रीड नहीं कर सकता। आप सेंड करते हो, आप जानते हो, जो जिसके पास आप सेंड करते हो वो पढ़ता है, बस 2 लोग। तो इसके बारे में बताना था कि एक तरह का काफ़ी सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस पोज कर रहा है। और इसके बारे में लिखना था कि व्हाट मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड एट द वेरियस लेवल टू एड्रेस द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन ऑफ सोशल मीडिया। आपको बताना था कि सोशल मीडिया के सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करते हुए विभिन्न स्तरों पर क्या उपाय अपनाए गए हैं, और ये जो प्रॉब्लम है उसको आपको बताना था कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखना था। थैंक यू।